तो अब बात कर लेते हैं सीएम राउंडअप की। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में वित्त प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, किसानों की फसल खरीदी और सिंचाई परियोजना जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री की उपस्थिति में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में वित्त प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, किसानों की फसल खरीदी और सिंचाई परियोजना जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आए, जिन पर चर्चा के बाद अहम निर्णय लिए गए। गेहूं खरीदी 10 अप्रैल के बजाय अब 9 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं चना मसूर की खरीदी, नई सड़क परियोजनाओं की मंजूरी, उज्जैन को वैश्विक काल गणना केंद्र के रूप में स्थापित करने और भोपाल में फाइनेंशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जैसे कई अहम फैसले लिए गए हैं। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए नवगठित सभा समितियों की संयुक्त बैठक को विधानसभा में संबोधित कर समितियों के औचित्य को बताया। सजगता के साथ अपनी तत्परता को मिलाकर के अगर विधानसभा के इन सारी समितियों में सफलतापूर्वक भाग लेते हैं और कितना अच्छा लगता है कि जब हम अपने राज्य के अलावा भी दूसरे राज्यों में जा करके भी उनके अपनी समितियों के काम को समझने का, देखने का, हमारे पूर्ववर्ती और विधानसभा के अपनी लाइब्रेरी में जाकर सारी समितियों के माध्यम से किए गए कामों के बलबूते पर जब भागीदार बनते तो अच्छा लगता है। कार्ययोजना समिति के माध्यम से सदन के कार्यों का समय निर्धारण कराना, विभिन्न विषयों के आधार पर करना और अब धीरे धीरे करके हमारा ये परिपक्वता का एक अच्छा माहौल बन रहा है। इसके कारण से और भी ऐसे मौके आए हैं। अब तो वो सौभाग्य की बात, अभी इसी महीने 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मोदी जी के माध्यम से ये हमारा एक नए दौर का, नए प्रकार का लोकतंत्र का मौका आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को प्रदेश व्यापी बनाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की उपस्थिति में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को राज्यपाल ने शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ नागरिक से स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। वहीं रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव और रेल सुविधाओं के विस्तार की जोरदार मांग उठी। राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने ब्रिटिश काल में राजा भूपदेव सिंह द्वारा भूमि दान और क्षेत्र के सांस्कृतिक योगदान का हवाला देते हुए रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से तत्काल निर्णय की अपील की। सांसद ने रायगढ़ को कला संस्कृति का केंद्र बताते हुए पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में प्रस्तावित रेलवे टर्मिनल को शीघ्र पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल ठहराव का पता नहीं बल्कि ऐतिहासिक योगदान और क्षेत्रीय विकास का सम्मान है। रायगढ़ वासियों को उम्मीद है कि रेल मंत्रालय जल्द सकारात्मक कदम उठाएगा। तो सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने आवाज उठाई। श्रीमान देवेंद्र प्रताप सिंह। Like demand for expansion of railway facilities and stoppage of important trains at Raigarh railway station, छत्तीसगढ़। माननीय सभापति, कई महत्वपूर्ण ट्रेनें जैसे पुणे हमसफर एक्सप्रेस 20822, वास्को डिगामा एक्सप्रेस 17322, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 12102, पोरबंदर कवि गुरु एक्सप्रेस 12950 और मुंबई CTM एक्सप्रेस 12870 रायगढ़ स्टेशन पर नहीं रुकती है, जिससे यात्रियों, व्यापारियों और कला प्रेमियों को असुविधा होती है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं
कि इन ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। साथ ही रायगढ़ में प्रस्तावित रेलवे टर्मिनल, जिसका शिलान्यास पूर्व रेल मंत्री जी के कार्यकाल में हुआ था, उसे शीघ्र पूर्ण किया जाए। यह केवल एक मांग नहीं बल्कि रायगढ़ के ऐतिहासिक योगदान का सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग से जुड़ी बड़ी खबर है। जंग के 40वें दिन सीज फायर का ऐलान। 2 हफ्ते तक हमले रोकने पर सहमति बनी है। ईरान की 10 शर्तों पर चर्चा करेंगे ट्रंप। ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि की। हॉर्मुज खोलने की शर्त पर सीज फायर का ऐलान किया गया है। 10 अप्रैल को होगी पहली राउंड की बैठक। 10 अप्रैल को पाकिस्तान में होनी है बातचीत। तो देखिए, 10 अप्रैल को पहले राउंड की मीटिंग होगी और ये मीटिंग पाकिस्तान में होगी। तो सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। अस्थायी रूप से युद्ध विराम पर सहमति बनी है, जो कि युद्ध के 40वें दिन के आसपास आया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई को 2 सप्ताह के लिए रोकने का ऐलान किया है। बता दें कि युद्ध विराम इस शर्त पर आधारित है कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, सुरक्षित रूप से फिर से खोला जाएगा इसे। तो यह घोषणा युद्ध के 40वें दिन की गई है, जो 45 दिनों के संभावित सीज फायर पर चल रही चर्चाओं के बीच एक अहम कदम माना जा रहा है। बता दें कि ईरान ने भी इस पर पुष्टि कर लिया है कि सीज फायर अब होगा। तो सीज फायर लागू होते ही कच्चे तेल के दाम फिर से गिर जाएंगे और ये एक बड़ी राहत वाली खबर है कि अब कच्चे तेल के दाम गिर जाएंगे। हो सकता है एलपीजी के भी दाम गिर जाए और अब हमें वापस से हम नॉर्मल हालत में आ जाए। तो जंग के 40वें दिन सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए तैयार है। तेहरान की सड़कों पर भारी भीड़ उतरी है। सीज फायर लागू होते ही अब कच्चे तेल के दाम गिर सकते हैं। बता दें कि ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि कर ली है। देखिए, युद्ध के बीच ये एक बड़ी खबर है। 10 अप्रैल को पहले राउंड की बैठक होगी। 40 दिन के 40वें दिन ही सीज फायर का ऐलान किया गया है। डेडलाइन से 2 घंटे पहले ट्रंप का ऐलान है। ये 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए तैयार है ईरान। तो 10 अप्रैल को पहले राउंड की मीटिंग होगी और पाकिस्तान में ये मीटिंग होनी है। जंग के 40वें दिन सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। तो ईरान की 10 शर्तों पर चर्चा करेंगे ट्रंप। ईरान ने सीज फायर की पुष्टि कर दी है। तो दोनों देशों की तरफ से अब ये पुष्टि हो चुकी है। सीज फायर पर सहमति बनी है, जिससे कच्चे तेल के दाम और जो भी ईंधन संकट आ रहे थे, वो सब के हालात सुधर सकते हैं। वहीं दुर्ग के रिसाली नगर निगम में महापौर शशि सिन्हा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का अंतिम बजट पेश किया। बजट का कुल आकार 223 करोड़ 51 लाख रुपए रखा गया है, जिसमें 12,08,000 रुपए का अनुमानित लाभ शामिल है। बजट पेश होने के दौरान सदन में शिक्षा उपकर को लेकर हंगामा हुआ। महापौर ने इसे अन्यायपूर्ण बताया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बजट में पाइपलाइन विस्तार के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए और महिला स्व सहायता समूह आंगनबाड़ी व मितानिन बहनों को 1500 से 2000 रुपए मानदेय देने का प्रस्ताव शामिल है। नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र कुमार साहू ने बजट को विफल करार दिया और पिछले 4 वर्षों में विकास की कमी और शिक्षा उपकर के गलत उपयोग का आरोप भी लगाया। तो अनुमानित लाभ 12,08,000 रुपए बताए जा रहे हैं।
हमने आज अपने कार्यकाल का अंतिम और 5वां बजट में अपने पेश की हूँ। 223 करोड़ 51 लाख का बजट है और 223 करोड़ 38 लाख 92 हजार का व्यय हुआ है और लाभ का बजट है 12 लाख 8 हजार का है। महापौर के द्वारा आज जो बजट पेश किया गया उसमें, क्योंकि 4 वर्षों में सिर्फ वो रिसाली निगम की जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है, लॉलीपॉप ही दिखा रही है कि ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे। थे आप धरातल में वार्ड 1 से लेकर वार्ड 40 तक जाके देख भी सकते हैं और आप भली बात आना जाना आपको लगा रहता है। कंटिन्यू आप 4 वर्षों से निगम में आए जा रहे हैं, देख भी रहे हैं आज किस प्रकार से उनकी शहर सरकार में शिक्षा उपकर के पैसे को एक निगम मद की तरह उपयोग किया गया है, जबकि वो छत्तीसगढ़ में आरटीई को लेकर सरकार और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आमने सामने आ गए हैं। पिछले दिनों एसोसिएशन प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग की, आरटीई के तहत बच्चों के एडमिशन ना देने की बात की। इस पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया और आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश न देने पर मान्यता रद्द होने तक की चेतावनी दी। इसी मसले पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत एडमिशन का मामला गरमाया। निजी स्कूलों ने की प्रतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की मांग। आरटीई के तहत नए प्रवेश प्रक्रिया का किया बहिष्कार। सरकार ने निजी स्कूलों को दी चेतावनी। आरटीई के तहत प्रवेश नहीं देने पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि कई राज्यों के मुकाबले बेहतर होने का दावा। कक्षा 1 से 5 तक 7,000 रुपए प्रति वर्ष, कक्षा 6 से 8 तक 11,400 रुपए प्रति वर्ष। छत्तीसगढ़ में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2010 से प्रभावी। आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और फ्री प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। यह कानून निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करता है। लेकिन राशि को लेकर निजी स्कूल एसोसिएशन ने आरटीई के तहत नए प्रवेश का बहिष्कार कर दिया। साथ ही सरकार की चेतावनी को धमकी बता दिया है। उधर पूरे मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है, गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का हक मिलना चाहिए। जो स्कूल प्रवेश नहीं देंगे उनकी मान्यता रद्द होगी। दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया। कहा, स्कूलों को पुरानी फीस का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे व्यवस्था चरमरा गई है। तो सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग ये बताए कि 2011 से उनको जो 7,000 रुपये प्रति विद्यार्थी व्यय आ रहा था, 2026 में भी वही है क्या? अगर 7,000 रुपये उनके लिए ज़्यादा है तो वो प्रति विद्यार्थी व्यय बता दें, मीडिया में बता दें, सार्वजनिक रूप से बता दें कि वो 7,000 है कि उससे कम है। दूसरी, इस तरह की जो धमकी स्कूल शिक्षा विभाग दे रहा है कि मान्यता रद्द कर देंगे, ये निहायत ही गलत और धमकाने वाला कदम है। आरटीई लागू होना चाहिए, बस एक लाइन की बात है। वो गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इसमें कोई भी गतिरोध हो, सत्र शुरू होने के पहले तत्काल हल निकलना चाहिए। वर्तमान सरकार की नाकामियों की वजह से और प्राइवेट स्कूलों में उन बच्चों की फीस की पैसा नहीं जमा करने की वजह से आज कहीं न कहीं नर्सरी बच्चों का जो एडमिशन का सिस्टम खत्म हुआ, तो सीधा सीधा गरीबों के बच्चे अब पढ़ाई से वंचित होंगे। इसका सीधा सीधा राज्य सरकार जिम्मेदार है। इसलिए हम मांग करते हैं कि पुनः शिक्षा के अधिकार के तहत प्रदेश के उन गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी नर्सरी से उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार को लेकर सरकार और निजी स्कूल संघ के बीच उपजा विवाद बच्चों के भविष्य और शिक्षा के अधिकार पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं विपक्ष भुगतान में देरी को शासन की विफलता मान रहा है, लेकिन प्रभाव बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। इसलिए इस मामले में समाधान जल्द होना चाहिए, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर।
छत्तीसगढ़ की सियासत में एक दिलचस्प और अहम तस्वीर सामने आ रही है, जहां विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पार्टी के नेता अपने ही सरकार पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। कभी बृजमोहन अग्रवाल मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं, कभी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को चिट्ठी सीएम तक पहुंच जाती है। भाजपा के भीतर चल रहे लेटर पॉलिटिक्स के क्या है मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आमतौर पर विपक्ष सरकार को घेरता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सत्ता पक्ष के नेता भी अपनी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री और सांसद बृजमोहन अग्रवाल आधा दर्जन से ज्यादा चिट्ठियां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिख चुके हैं। ताजा मामला रायपुर के शारदा चौक का है, जहां फ्लाईओवर की जगह सड़क चौड़ीकरण की मांग उठाई गई है। इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी नवा रायपुर में कार्डियोलॉजी विभाग के लिए जमीन आवंटन करने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। यही नहीं, बीजेपी के कई और भी नेता समय समय पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों को चिट्ठियां लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, या फिर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपनी ही सरकार को आईना दिखाने की कोशिश है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी के सीनियर नेताओं के बीच संवादहीनता बढ़ रही है और नेता सार्वजनिक रूप से सक्रियता के साथ क्षेत्रीय मुद्दों को मजबूती से उठाना चाहते हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख ने कहा कि बीजेपी की सरकार जनता ही नहीं, अपने नेताओं को भी संतुष्ट नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा, पत्र लिखना संवाद का एक हिस्सा है। लगातार वो सरकार के इस बात के लिए पत्र लिखते हैं, बयान देते हैं। विधानसभा में सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक मुखर होकर जनता की आवाज उठाए हैं। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी अनेक समस्याओं को लेकर लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं। दरअसल यह सरकार अपने लोगों के साथ साथ, जनता के साथ साथ अपने लोगों को भी संतुष्ट नहीं कर पा रही है। पत्राचार भी संवाद की एक शैली है। कांग्रेस से संवाद सीखने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। हमको किस तरह से संवाद करना चाहिए, तो हर बात में कांग्रेस प्रतिक्रिया दे और उसमें हम प्रतिक्रिया दें, यह भी जरूरी नहीं। फिलहाल चिट्ठियां और सवाल सरकार के लिए असहज स्थिति जरूर पैदा कर रहे हैं। वहीं आने वाले समय में सियासत और तेज होने वाली है। बहरहाल इन चिट्ठियों का क्या होता है, इस पर सभी की निगाहें होंगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में हवाई कनेक्टिविटी के साथ साथ सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी और मार्गों को सुगम करने का प्रयास किया जा रहा है। आगरा और ग्वालियर के बीच की दूरी कम करने के लिए आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। यह रोड रायरू से नया गांव पनिहार तक के मार्ग की कनेक्टिविटी जोड़ी जा रही है। क्षेत्र के विकास के लिए वेस्टर्न बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद काम भी शुरू हो गया है। इन सब कार्यों की समीक्षा के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद फॉलो अप लेकर निरीक्षण कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस हाई स्पीड कॉरिडोर लगभग 5,500 करोड़ और पश्चिमी बाईपास परियोजना को मिलाकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र को कुल मिलाकर लगभग 7,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात प्राप्त हुई है, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियों और समग्र विकास को नई गति मिलेगी। पश्चिमी बाईपास 615 करोड़ की है, 32 किलोमीटर की है। उसकी कार्य भी शुरू होगी अगले 10-15 दिन में। वो और हमारा ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे दोनों लाइफलाइन बनेंगे ग्वालियर के लिए, क्योंकि क्या है कि ग्वालियर में सारी डेवलपमेंट जो हो रही है पूर्वी भाग में हो रही है, क्योंकि पूर्वी हमारी बाईपास बन चुकी थी, पश्चिम तरफ साड़ावाड़ा की तरफ कुछ विकास नहीं हो रहा था। अब जब ये ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे आएगा, उसके साथ पश्चिमी एक्सप्रेसवे जुड़ेगा, सीधा शिवपुरी के हाईवे के साथ जुड़ेगा। अब ग्वालियर बढ़ेगा पश्चिमी तरफ भी। वहीं ग्वालियर अंचल में शिक्षा घोटाला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अंचल में संचालित बीएड कॉलेज जिवाजी यूनिवर्सिटी के बार बार दिए गए निर्देश के बावजूद भी अपनी खामियों को सुधारने पर
ध्यान नहीं दे रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ कि कई कॉलेज एनसीटीई द्वारा स्वीकृत पते के बजाय दूसरे स्थानों से संचालित हो रहे हैं, लेकिन कागजों में पुराना पता दर्शाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने संबंधित कॉलेजों से जवाब तलब शुरू कर दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि मान्यता जिस पते पर मिली है, संचालन भी वही होना चाहिए, नहीं तो ऐसे कॉलेजों को सत्र 2026-27 की संबद्धता नहीं दी जाएगी। बता दें कि ग्वालियर अंचल में बड़ी संख्या में ऐसे बीएड कॉलेज संचालित है जिनमें डमी शिक्षक और प्राचार्य रखे गए हैं। भौतिक सत्यापन कराने का जीवाजी यूनिवर्सिटी ने कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं किया है। कई शिक्षक और प्राचार्य की नियुक्ति 3 कॉलेजों में दिखाई गई है। ऐसे कॉलेजों को भी चिन्हित करने का काम डीसीडीसी कार्यालय कर रहा है। मेरी दृष्टि में कोई भी कॉलेज फर्जी नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन में कुछ विसंगतियां हैं। उदाहरण के लिए, एक स्थानीय व्यक्तिगत चैनल ने एक समाचार दिया एक संस्था का कि उसका जिस स्थान पर कॉलेज मेंशन है उस स्थान पर कोई कॉलेज नहीं है। उसकी हकीकत ये है कि वो कॉलेज आज भी उसी समिति द्वारा संचालित है। वो पहले वहाँ उस स्थान पर था जहाँ का चैनल ने कहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।